हेलो एवरीवन, मैं विनय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एसएससी सीजीएल के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1। और इसके अंदर बच्चों टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि आपके एग्जाम में होने वाला है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। तो सेम उसी पैटर्न पर, उसी चीजों पर जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में हुई है, उन्हीं पैटर्न को फॉलो करके मैंने अपनी इस क्लास को बच्चों डिजाइन किया है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बच्चों पहला सवाल जब आपके सामने आएगा तो उसके लिए मैं आपको बकायदा टाइमर लगा के टाइम दूंगा। आपको उस टाइम पीरियड में उसको सॉल्व करना रहेगा। यदि मान लेते हैं कि आपका सवाल सॉल्व नहीं हुआ तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसके लिए मैं टाइमर ऑन कर देता हूं। बच्चों, इसके लिए टाइमर मैं ऑन करने जा रहा हूं, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको आपका समय अब स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आप इसको बनाने की कोशिश करें और देखिए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। बताइए। चलिएगा फ्रेंड्स, अब इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। आई होप आपने इसका आंसर निकाला होगा। लगभग मैंने आपको 50 सेकंड का भी समय दे दिया है। ठीक है, अब टाइमर को रोकते हैं और अब इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप किसको पकड़ोगे? पहले आप डिजिट्स को पकड़िए, और डिजिट्स में देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। बच्चों, एक से लेके हुआ 3, तो ये हुआ +2। एक से 3 का मतलब +2, और ये 3 to 6 यानी ये हो गया +3। और बच्चों, 6 to 10 का मतलब ये हो गया +4। तो अब मुझे बताओ, +2 +3 +4, तो यहाँ इस जगह पर जिसका हमें आंसर चाहिए, इस जगह पर +5 होगा। और 10 में यदि +5 करेंगे तो यह 15 आ जाएगा। अब 15 बताओ जरा, ऑप्शन सेकंड में है और ऑप्शन फोर्थ में है, यानी ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 तो आपका कट गया। अब बच्चों देखना, यहां देखना, ये Z है, ये Y है। सेकंड वाले को देखो, सेकंड लेटर ZYXW। तो बच्चों बताओ जरा, ये आपका WXYZ बन गया। तो बताइए जरा, यहां पर क्या V आ जाएगा क्या? ठीक है, आप समझ सकते हैं, यहाँ V आ जाएगा। अब आप देखो, VWXYZ, ये भी सेट हो गया। अब थर्ड वाले लेटर को देखना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो बच्चों बताइए जरा, यहाँ पे क्या होगा? ए बी सी डी के बाद में ई आता है, तो राइट आंसर बच्चों होगा 15VE। और 15VE का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हुआ। चलिएगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और टाइमर मैं स्टार्ट कर देता हूं अब। ओके फ्रेंड्स, चलिए, आई होप आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अब इसका आंसर मैं निकालता हूं। बच्चों, ये दो डाइस हैं और इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द अपोजिट साइड ऑफ 4, यानी 4 के विपरीत फलक पर कौन सा डिजिट होना चाहिए। आप बच्चों देखना, ये दो डाइस हैं और इन दो डाइस में हमारे पास एक सिंगल डिजिट कॉमन आ रही है 1। ठीक है, 1 हमारे पास इन दोनों के अंदर क्या है? कॉमन है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दो डाइस के अंदर बच्चों एक साइड कॉमन है। तो अपोजिट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इस कॉमन साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो बच्चों, यहां जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 1 से क्लॉकवाइज चलने पर पहले आया कितना? 1 से क्लॉकवाइज चलने पर बच्चों पहले तो आया 2, और फिर आया 3। और जब यहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे
तो 1 से क्लॉकवाइज चलने पर बच्चों पहले आता है 6 और फिर आता है 5। तो 2 के नीचे 6 है तो इसका मतलब 2 का अपोजिट हो गया 6। 3 के नीचे 5 है तो बच्चों इसका मतलब हो गया 3 का अपोजिट 5। तो अब मुझे बताइए, हमारा 2 का अपोजिट 6, 3 का 5, तो बताइए जरा 4 का अपोजिट होने के लिए क्या बचा? 4 का अपोजिट होने के लिए बच्चों हमारे पास 1 बचा। तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा, और 1 का मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बढ़ना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपका समय शुरू होता है अब। चलो बच्चों, यहां समय को रोकते हैं, ठीक है, टाइमर को ऑफ करते हैं, और देखिए इसका आंसर क्या होगा। मुझे एक बात बताइएगा बच्चों, यदि यहाँ पे हम देखें कि 7 और 6 यानी बीच के दो डिजिट को देखें, तो ये इनका टोटल कितना हो रहा है? इनका टोटल आता है 13। और 13 को यदि ऊपर वाली डिजिट 5 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दें, तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 65, और देखो 65 यहाँ दिया भी है, ठीक है। अब 3 में 2 को ऐड करने पर सेम प्रोसेस यहाँ अपनाना है। 3 में 2 को ऐड करने पर आता है 5, और इस 5 को यदि इस ऊपर वाले 4 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा 20, और 20 नीचे है। अब बच्चों यहाँ पे जो नंबर होगा उसका हमें एडिशन करना है, और फिर उस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना है, और कितना आना चाहिए बच्चों? 45। अब 9 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए? 9 को बच्चों ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 45 आ जाए? तो आप कहोगे सर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो तब जाकर के 45 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बीच की दो डिजिट्स हैं इनका टोटल 5 आना चाहिए। अब बच्चों बताओ जरा, यहाँ 4 तो अवेलेबल है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यदि हम 1 को सेट कर दें, तो अब मुझे बताइए इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 5, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे नीचे 45 आ रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर बच्चों क्या आएगा? 1 आएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिएगा अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, और अब इसका आंसर निकालिए। अब इसने ये कहा है कि 841 को 3 बनाओ किसी भी तरीके से, यानी आपको इन अ लॉजिकल वे 841 को 3 बनाना है मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करके, और यहाँ 633 को 5 बनाना है, 425 को 7 बनाना है, और 217 फिर इसी अकॉर्डिंग 217 क्या बनेगा? ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। बताइए क्या इसमें राइट आंसर होना चाहिए? ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको काफी टाइम दे दिया है। चलिएगा अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 8, 4 और 1, इसमें ऐसा क्या सेट किया जाए मैथमेटिकल वे में कि बच्चों ये 3 बन जाए? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, यदि 8 को आप 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। 8 को 4 से डिवाइड करने पे 2 आएगा, और इसमें +1 कर दो। भाई 8 को 4 से डिवाइड करने पे 2 आएगा, 2 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। बिल्कुल सही है। अब इसी प्रोसेस को यहां पर भी लगाना है। 633 को 5 बनाना है। अब देखो इसी पैटर्न का फॉलो करेंगे बच्चों, तो 6 में 3 का डिवाइड करने पे कितना आएगा? 2 आएगा। फिर 2 में 3 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये सेट हो गया। अब इसी पैटर्न पे आगे चलो, देखो 4 2 7, इसको कितना बनाना है? सॉरी, 4 2 5 है ये बच्चों, 4 2 5 है, इसको कितना बनाना है? हमें 7 बनाना है। तो 4 को 2 से डिवाइड करो, और इसमें +5 करो, तो 4 को 2 से डिवाइड करने पे 2 आएगा, और +5 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 217 में हमें क्या करना चाहिए? पहले 2 को 1 से डिवाइड करेंगे और +7 करेंगे। तो 2 को 1 से डिवाइड करने पे 2 आएगा, +7 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का मतलब राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हुआ।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका स्लॉक्स का क्वेश्चन है बच्चों, अब इसका आंसर आप निकालें। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कहता है कि सम लीव्स आर स्काई, तो बच्चों कुछ लीव्स स्काई हैं, डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ऑल स्काई आर क्लाउड्स, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। नो क्लाउड इज बोट, तो नो क्लाउड इज बोट बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा होगा। अब ये फर्स्ट कहता है कि सम बोट्स आर लीव्स, ये बच्चों श्योरिटी का कंक्लूजन है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन आपसे एक ही बात कहता है कि जो कंक्लूजन में पूछा गया है वो डायग्राम में दिखना चाहिए, यानी बोट और लीव का कुछ पोर्शन आपस में कनेक्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है बोट तो यहाँ है, लीव्स यहाँ पे है, बोट और लीव का कुछ पोर्शन कनेक्ट नहीं होता, तो बच्चों ये हो गया आपका गलत। सेकंड देखो सम क्लाउड्स आर लीव्स, ये भी आपका श्योरिटी का कंक्लूजन है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन एक ही बात कहता है कि जो पूछा गया है वो डायग्राम में दिखना चाहिए, यानी क्लाउड का कुछ पोर्शन लीव्स को टच करना चाहिए। यस बच्चों आप देखो, लीव्स यहाँ पे हैं, क्लाउड यहाँ पे हैं, क्लाउड का कुछ पोर्शन वाकई में लीव्स को टच करता है, तो सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आपका समय शुरू होता है अब। चलो फ्रेंड्स आइए जरा बनाते हैं। ऑल साइकिल्स आर टायर, तो ऑल साइकिल्स आर टायर डायग्राम ऐसा होगा। सम टायर्स आर व्हील्स, तो बच्चों सम टायर्स आर व्हील्स डायग्राम ऐसा होगा। ऑल व्हील्स आर बसेस, तो बच्चों ऑल व्हील्स आर बसेस डायग्राम ऐसा होगा। डायग्राम हुआ कंप्लीट। फर्स्ट कहता है सम बसेस आर टायर, यानी कुछ बस टायर को टच करने चाहिए, क्योंकि श्योरिटी में पूछा है। तो वाकई में बच्चों आप देख सकते हैं कि कुछ बस, ये तो बस है और ये टायर है, ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, तो पहला कंक्लूजन सही है। सम व्हील्स आर टायर, कुछ व्हील्स टायर को टच करने चाहिए, बच्चों बिल्कुल सही है, व्हील्स टायर को टच करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। और दोनों कंक्लूजन श्योरिटी के थे और दोनों कंक्लूजन में जो बोला गया है वो डायग्राम में दिखता भी है। तो यस हम यही कहेंगे कि दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए फ्रेंड्स आइए जरा बनाने की कोशिश करते हैं। ए और बी बहनें हैं, ठीक है। आर और एस भाई हैं, ठीक है। ए की बेटी आर की बहन है बच्चों। ए की जो बेटी है, यानी ए की बेटी मान लेते हैं ये है, ये किसकी बहन है, ये आर की बहन है। अब इसने कहा है कि ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी बहनें हैं, तो ये लीजिए बच्चों ए और बी को बना दिया हमने क्या, आपस में बहनें बना दिया। अब ये कहता है कि आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हैं, तो बताइए आर यदि भाई है और ये एस भी इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, तो आर और एस भाई हो चुके हैं। अब ये कहता है कि बी का एस से क्या संबंध है। बच्चों ये जो बी है ना, ये इस एस की क्या लगेगी, आपसे ही पूछा गया है।
तो आप देखो एस की मदर बी का पूछा है, तो आप ये देखिए कि एस की मदर कौन है बच्चों, एस की माता है ए, एस की माता है ए, और ए की यानी माता जी की बहन, माता जी की बहन कहलाती है मौसी, और मौसी का मतलब बच्चों हम सीधा सीधा आंट कह सकते हैं क्या, आंट का मतलब डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, आंट का मतलब डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बच्चों मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ये मैं बता देता हूं आपको ये किसका क्वेश्चन है, मिरर इमेज का। अब इसमें आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, और ये सवाल हो गया आपका किसका, मिरर इमेज का। मैं यहाँ लिख देता हूं मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। तो बिल्कुल बच्चों ये आप समझ पा रहे होंगे कि मिरर इमेज का सवाल है तो ये कैसे होगा। अब इसने बच्चों यहाँ पे ये हमारी क्वेश्चन इमेज है, ये है, ये वाली जो हमारी है ये क्वेश्चन इमेज है। तो अब ये कहता है कि इसकी यदि हम मिरर इमेज देखें, इसकी यदि हम मिरर इमेज देखें, इसको हम मिरर में देखें तो कैसा दिखाई देगा। तो आप ध्यान से देखना बच्चों को, यदि ये कुछ भी नहीं कहता है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो मिरर सेट करना है वो राइट हैंड पे सेट करना है, यानी मिरर को यहाँ सेट करो। अब बच्चों इस इमेज को यदि मैं यहाँ इस मिरर में देखूंगा तो ये कैसी नजर आएगी, ये पूछा गया है बच्चों। इस इमेज को यदि हम यहाँ मिरर में देखेंगे तो ये इमेज जस्ट अपोजिट हो जाएगी क्या, बिल्कुल बच्चों ये जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ये वाली जो लाइन इस प्रकार से दी गई है ये एरो, तो यहाँ मिरर में ये एरो हमें ऐसा नजर आएगा, पहली बात। ये बच्चों एरो यहाँ पे इस तरीके का है तो यहाँ पे ये एरो इस तरीके का नजर आएगा। तो बताइए जरा, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सी होना चाहिए क्या, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको बनाइए। अब ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर ये भी मिरर इमेज का ही सवाल है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो पिछले सवाल में तो इसने नहीं बताया था कि मिरर आपका कहां सेट होगा, यहां पे इसने नहीं बताया था मिरर कहां सेट करना है, तो हमने बाय डिफॉल्ट मिरर को कहां सेट किया, राइट हैंड पे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बच्चों ये नीचे बता रहा है कि आपका जो मिरर है ना वो नीचे सेट होगा। अब बच्चों मिरर आपका नीचे सेट होगा तो ये इमेज जो बनेगी जस्ट नीचे की तरफ घूम जाएगी क्या, ये इमेज जो बनेगी जस्ट नीचे की तरफ घूम जाएगी। अब ये जो एम हमें ऐसा नजर आ रहा है बच्चों, तो मिरर में देखने पर ये एम हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या, और डब्लू बच्चों ऐसा नजर आ रहा है तो मिरर में देखने पर ये डब्लू कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या। तो अब मुझे बता दीजिए राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड ऑड वन आउट, यानी आपको विषम यहाँ पे चूज करना है, यानी इनमें चार ऑप्शन है ना, तो चार में से तीन तो एक जैसे हैं, ठीक है, और जो एक जैसे हैं उसको तो आप कर दो अलग, और एक अलग है, तीन एक जैसे हैं एक अलग है, जो अलग है वही आपका आंसर है। अब बताइए इसमें क्या राइट आंसर होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आपने लगभग लगभग 50 सेकंड ले लिए हैं, आइए जरा आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहाँ पे रिलेशन क्या है कि ये 6×18 - 2 है क्या, बिल्कुल, यानी इंटू 3 - 2 हुआ। अब बच्चों यहाँ देखना ये 7×21 - 2 है क्या, यानी ये भी इंटू 3 - 2 है, बिल्कुल है। बच्चों थर्ड वाले को फोर्थ वाले को देखना, 11 से 31, तो बच्चों 11 होते हैं 33 और -2 31 हो गया, यानी ये भी क्या है, इंटू 3 - 2 है। लेकिन इसको देखना ऑप्शन सी को, ये बच्चों 10 × 3 करने पे 30 होता है, लेकिन ये -2 ना होकर के -3 हो रहा है, 30 से -3 करेंगे तो 27 आ रहा है। तो बच्चों चार ऑप्शन में से तीन में तो क्या हो रहा है, इंटू 3 - 2, लेकिन एक में क्या हो रहा है, इंटू 3 - 3 हो रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी सही है, यही ऑड है, बाकी सबसे ऑड है।
चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें भी फाइंड ऑड वन आउट यानी विषम को चुनना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। बच्चों मुझे लग रहा है कि शायद आपने इसको बना लिया होगा, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो है 2 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, और ये है आपका बच्चों 25 का स्क्वायर। लेकिन क्या 146 किसी का स्क्वायर होता है? क्या नहीं होता। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको आप बनाने की कोशिश करें और आपका समय शुरू होता है अब। आई थिंक इसमें भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत इजी क्वेश्चन है। बच्चों बुक बुक को पब्लिशर छापता है, यानी बुक के जो कॉपीराइट्स होते हैं वो पब्लिशर के पास होते हैं। तो बताइए, फिल्म जो बनाता है बच्चों, एडिटर नहीं बनाता, राइटर तो लिखता है। ठीक है, यदि यहाँ पे राइटर होता तो बुक को भी तो राइटर लिखता है ना। तो बुक को राइटर लिखता जरूर है, लेकिन पब्लिश कोई और करता है। ठीक है, तो पब्लिशर अलग होता है बुक का। तो फिल्म को भले ही आपका राइटर लिखता है, लेकिन उसके जो कॉपीराइट्स होते हैं बच्चों वो प्रोड्यूसर के पास होते हैं। तो फिल्म का रिलेशन किससे बनेगा? प्रोड्यूसर से बनेगा, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अब इसका आंसर आप निकालने की कोशिश करें, आपका सामने शुरू होता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, देखो लेबर के जो लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को मैंने यहाँ लिखा, उसके कोड जो था उसकी प्लेस वैल्यू को यहाँ लिखा। फिर कैंडिडेट का मुझे आंसर निकालना था तो उसको मैंने नीचे लिखा। अब यहाँ रिलेशन को सेट करने की कोशिश करें बच्चों, तो ध्यान से देखना कि 12 से 11 ये सीधा सीधा मुझे -1 लग रहा है। 1 से 2 बच्चों ये मुझे +1 लग रहा है। 2 से 1 -1 लग रहा है। 15 से 16 +1 है। ठीक है, 21 से 20 बच्चों -1 है। 18 से 19 +1 है। तो लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम बिल्कुल सही बैठ गया लॉजिक। ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, और स्टार्टिंग फ्रॉम -1। तो यहाँ पे हम -1 करेंगे, देन +1 करेंगे, -1 +1 -1 +1। तो बच्चों 3 में से -1 करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे फिर 2 आएगा। 14 में से -1 करेंगे तो 13 आएगा। 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा। 9 -1 करेंगे तो 8 होगा। और 4 + 2 करेंगे तो 6 होगा। तो बच्चों बताओ जरा, 2 पे तो क्या आएगा? बी। फिर 2 पे क्या आएगा? बी। 13 पे होगा MEHF। तो BBMEHF, तो कहाँ पे है बच्चों राइट आंसर? BBMEHF कहीं पे है क्या? BBMEHF कहीं नहीं है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हुआ। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, आपका समय शुरू होता है अब।
चलो बच्चों, जिसको आता है वो तो इसका आंसर 15 सेकंड में भी निकाल देगा, और जिसको नहीं आता है तो उसके लिए तो कितना ही टाइम दे दो, उसको बैठा ही रहेगा लेकर के। तो चलो मैं डायरेक्टली आपको बता ही देता हूँ बच्चों। कोई भी समय जब होता है ना, कोई भी समय यदि आपको दिया जाए और ये पूछा जाए कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ठीक है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, तो आपको एक ही काम करना है। जो भी बच्चों टाइम दिया गया है उसको 11:60 में से माइनस कर दो, ठीक है। अब यदि आप 12:15 को 11:60 में से माइनस करोगे तो ये माइनस नहीं हो पाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 11:60 को ही बच्चों हम 23:60 भी तो बोल सकते हैं, एक ही बात है। घड़ी में देखा जाए तो 11 और 23 का मतलब एक ही होता है। तो 12:15 को बच्चों माइनस कर दो कितने में से, 23:60 में से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 45। और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, यानी 11:45, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और मान लो यदि बच्चों टाइम आपका 12 से कम है, जैसे 9:30 है, 9:15 है, 18 मिनट है, तो फिर आप उसको सिंपली 11:60 में से माइनस कर दो। और टाइम यदि 12 प्लस हो जाता है तो फिर बच्चों आप उसको कितने में से माइनस करोगे, 23:60 में से माइनस करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और आपका समय शुरू होता है अब। ओके फ्रेंड्स, अब देखो जिसको आता है वो इसको बना देगा मात्र और मात्र 10 सेकंड में, लेकिन नहीं आता है उसके दिक्कत वाली बात है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि घड़ी में यदि हमसे एंगल पूछ लिया जाए कि बताइए कितने डिग्री का एंगल है, तो एंगल कैसे निकालते हैं, आइए जरा सीखते हैं। बच्चों आपको यहाँ पे एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, 11 × मिनट -60 × टाइम /2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम घड़ी में घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास जो टाइम है वो है 8:15। तो हमें यदि एंगल निकालना हुआ तो 8:15 है, तो 11 × मिनट, तो मिनट की जगह पर बच्चों कितना लिखेंगे, 15, क्योंकि 15 मिनट है, -60 × टाइम, तो टाइम की जगह कितना लिखेंगे बच्चों, 8 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 8। और इसको डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। अब 11 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों आएगा कितना, 165, 165, ठीक है। और 8 को यदि 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 480, डिवाइडेड बाई क्या करना होगा, 2 करना होगा। अब 480 में से 165 को माइनस करते हैं तो बच्चों ये कितना रह जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 7, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ रह गया कितना, 4, 4 में से 1 गया तो बचा 3, और 3 को करना है 2 से डिवाइड। अब ये मत करना कि माइनस का 315 कर दो, एंगल बच्चों एंगल कह रहा है ये, तो एंगल में हमें माइनस को इग्नोर करना पड़ेगा। तो 315 को 2 से डिवाइड यदि करते हैं तो बताइए जा रहा है कितनी बार जा रहा है, 2 एकम 2, ठीक है, एक बचा, 2 पंजे 10, एक बचा, 2 सत्ते 14, एक बचा 2, और कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी 157.5 डिग्री का एंगल बनता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो एंगल निकालने वाला कोई भी सवाल हुआ तो इस फॉर्मूले से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, अब देखो इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। ये कहता है कि एक बंदर है जो 12 मीटर चिकने खंबे पर चढ़ता है, यानी कोई खंबा है हमारे पास, कोई पोल है बच्चों, और इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है, वो 12 मीटर है, 12 मीटर की हाइट है टोटल।
पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में वो 1 मीटर फिसल जाता है। यानी यहां से इस बंदर ने चढ़ना शुरू किया तो पहले मिनट में यानी 1 मिनट के अंदर वो कितना चढ़ा, 2 मीटर चढ़ गया। लेकिन अगले ही मिनट में बच्चों वो 1 मीटर फिसल जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि पहले मिनट में तो 2 मीटर चढ़ा और अगले ही मिनट के अंदर 1 मीटर फिसल गया। तो ओवरऑल बच्चों 2 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर पाया, 2 मिनट के अंदर बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर ही चढ़ पाया। क्योंकि पहले मिनट में तो 2 मीटर चढ़ा और अगले मिनट में 1 मीटर फिसल गया। तो 2 मिनट के अंदर चढ़ा कितना, 1 मीटर। अब बच्चों इसी तरीके से चढ़ता है फिसलता है, चढ़ता है फिसलता है। तो मुझे बताइए 20 मिनट के अंदर वो कितना चढ़ेगा। भाई 2 मिनट के अंदर यदि 1 मीटर चढ़ता है तो 20 मिनट के अंदर बच्चों कितना चढ़ेगा, 10 मीटर चढ़ेगा। यानी जितना आपका समय है ना उसका आधा चढ़ता है वो। 2 मिनट में 1 मीटर तो आधा चढ़ा, ठीक है, समय था 2 मिनट का और चढ़ा कितना, 1 मीटर, यानी आधा चढ़ा। तो ठीक उसी प्रकार से 20 मिनट का समय है तो 20 का आधा करोगे तो 10 मीटर चढ़ पाएगा। अब बच्चों जैसे ही अगला मिनट आएगा यानी 21वां मिनट आएगा तो 21वें मिनट में बताइए जरा वो कितनी छलांग लगाएगा बच्चों, वो लगाएगा 2 मीटर की छलांग। क्योंकि पहले मिनट में 2 मीटर ही तो चढ़ता है। तो जैसे ही वो 2 मीटर की छलांग लगाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा 12 मीटर चिकने खंबे के शिखर पे। क्योंकि खंबे की लंबाई कितनी थी, 12 मीटर ही थी। अब बताइए जरा यदि वो टॉप के ऊपर पहुंच गया है तो क्या फिसलेगा, अब नहीं फिसलेगा बच्चों। तो 21 मिनट में वो 12 मीटर चढ़ेगा। तो बताइए 12 मीटर चिकने खंबे की हाइट पर कब पहुंच जाएगा, 21वें मिनट में पहुंच जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमर स्टार्ट कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, जिसको पता है वो आंसर फटाक से निकाल देगा। लड़कियों की एक वर्ग में एक पंक्ति में खड़े हैं, यानी लड़कियां हैं वो एक लाइन के अंदर खड़ी हैं और दोनों किनारों से एक लड़की 19वीं है। तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं बच्चों, टोटल पूछ रहा है। टोटल निकालने का एक तरीका मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास एक बंदे की लेफ्ट पोजीशन और उसी बंदे की राइट पोजीशन पता हो तो उसकी लेफ्ट और राइट पोजीशन को जोड़ करके -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लड़की ऐसी है जो लेफ्ट से भी 19 है और वो लड़की बच्चों राइट से भी क्या है, 19 है। तो 19 + 19 करके -1 कर देंगे तो 38 -1 होगा और 37। तो टोटल नंबर कितना हो गया बच्चों, हमारे पास 37 हो गया। 37 का मतलब 20 का करेक्ट आंसर हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल। बच्चों ये ऐसे सवाल है ना, ये जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद ही होने चाहिए, है ना। तो जैसे ये कह रहा है कि एक लीप वर्ष में कितने घंटे होते हैं, तो पहले मेरी बात का जवाब दो कि एक लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं। तो बच्चों एक लीप वर्ष के अंदर दिन होते हैं 366, ठीक है। तो टोटल डेज कितने होते हैं एक लीप ईयर में, 366। और बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, एक दिन के अंदर होते हैं 24 घंटे, ठीक है। एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो मुझे एक बात बताओ, यदि एक दिन में 24 घंटे हैं तो हमें यह देखना है कि 366 दिनों में कितने घंटे होंगे। तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो बच्चों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 87 84। तो याद कर लो इस क्वेश्चन को,
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं, तो 87 84 आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों एक सामान्य वर्ष में, मेरा सवाल आपसे अब ये है कि एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। ठीक है। एक सामान्य वर्ष के अंदर कितने घंटे होते हैं, सॉरी, एक सामान्य वर्ष में कितने घंटे होते हैं, ये आप मुझे बताएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगला सवाल बच्चों, ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस ऑर्डर सेट करना है। ठीक है। एक सीक्वेंस ऑर्डर सेट करना है। हालांकि इसके ऑप्शन भी होने चाहिए थे, नीचे ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका सीक्वेंस ऑर्डर सेट करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूं, जैसे ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब बच्चों इसमें आपको है ना एक ऑर्डर सेट करना है, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, या तो आपका असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहले कोई बच्चा होगा। ठीक है। और यदि उस बच्चे को देखें तो कोई बीमारी होगी, उस बच्चे को यदि कोई बीमारी होती है तो फिर उसको कहाँ ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। बच्चों हॉस्पिटल में कौन मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा। डॉक्टर क्या दे देगा, दवाई दे देगा। यानी ये पहले होगा। ठीक है। उसके बाद में बच्चे को बीमारी होगी, ये दूसरा होगा। फिर हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वो ये तीसरा होगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब मिलेंगे, चौथा होगा। और उसको दवाई दे दी जाएगी, तो ये पांचवा होगा। तो ये इसका ऑर्डर होना चाहिए। यानी पहले तो आपका ए आएगा, फिर सेकंड नंबर पे देखो जरा कौन सा सी आएगा, फिर थर्ड नंबर पे देखिए बच्चों कौन सा आएगा, ई आएगा। फिर फोर्थ पे देखिए, फोर्थ पे आ रहा है आपका बी, तो यहाँ बी आएगा। और फिर फिफ्थ पे देखो क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो यहाँ डी आएगा। तो ए सी ई बी डी, तो ए सी ई बी डी का मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सिक्योरिटी में आपको पेयर्स निकालने हैं। ठीक है। चलिएगा, अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखना बच्चों सबसे पहले 19 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 19 से यदि इधर आगे बढ़ेंगे तो 19 के बाद में 20। तो अब आपको ये देखना है कि नंबर मैच कराना है, जहां नंबर मैच हो जाए वहीं पेयर बन जाएगा। ठीक है। तो बच्चों देखना 19 के बाद में सिक्योरिटी के जितने भी लेटर्स है ना, इसकी प्लेस वैल्यू को मैंने यहां लिख लिया। और लिखने के बाद में क्या करूंगा, इनके नंबर को मैच कराने की कोशिश करूंगा दोनों तरफ से। तो 19 के बाद 20, ये 20 नहीं है, 21 22 23 24 25 26, कुल मिला के यहां से कोई भी नंबर मैच नहीं हुआ। अब बच्चों 5 से स्टार्ट करो। 5 से यदि मैं इधर आगे जाता हूं तो 5 के बाद 6 7 8 9, तो एक पेयर तो बन गया यहाँ पे 5 से लेकर 9 का। आगे कोई बनेगा कि नहीं बनेगा। अब 5 से लेके बैकवर्ड भी जाना है, इसने बोला है ना आगे और पीछे दोनों दिशाओं से। तो 5 से इधर जाओगे तो कोई नंबर मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है भाई। 5 के बाद 6 आता है, लेकिन यहाँ 19 है। आगे बढ़ो। अब 3 से पहले इधर चलते हैं, तो 3 के बाद में 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा। फिर 3 से इधर भी चलना होगा। ठीक है। तो 3 के बाद इधर देखो 4 5 नहीं बन रहा है। फिर 21 से स्टार्ट कीजिए बच्चों। 21 के बाद में 22 23 24 25, तो एक पेयर ये बनेगा। ठीक है। इस प्रकार से बच्चों एक पेयर बनेगा 18 से लेके 20 का, तो 3 पेयर तो यहां हो गए। अब क्या इसमें कोई और पेयर भी पॉसिबल है, जी बच्चों इसमें एक पेयर और भी बनेगा। और वो कौन सा पेयर है, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों एक पेयर बनेगा 25 से लेके 5 का। सुनना जरा, जब 25 से मैं बैकवर्ड जाऊंगा इस तरीके से, तो 25 के बाद में 26, तो ये 26 नहीं है, ये तो 20 है।
अब 26 के बाद बच्चों हम 27 का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि अल्फाबेट तो 26 ही होते हैं। तो इसलिए बच्चों हमें वापस किसके ऊपर आना पड़ेगा? 1 के ऊपर आना पड़ेगा। तो 25 के बाद 26, फिर यहाँ 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे आके एक नंबर मैच हो गया। तो 3 पेयर आपने पहले बनाए थे, चौथा पेयर आपने ये बनाया, तो कुल मिला के कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे। और 4 का मतलब 20 का करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, चलिएगा लगभग मैंने आपको 1 मिनट का समय दे दिया है। आइए जरा अब आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि इनको सबसे पहले काउंट करो। तो इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेस, यानी ब्लैंक स्पेस जहां जहां पर है उनको भी आपको काउंट करना है। तो इन सबको जब मैं काउंट करता हूं तो बच्चों इनका जो टोटल आता है वो है 16। अब 16 के जो टुकड़े बन सकते हैं बच्चों, वो टुकड़े क्या बनेंगे? 4-4 के टुकड़े बन जाएंगे क्या? तो इसको अपन 4-4 के टुकड़े में बांट देते हैं। तो 4 का टुकड़ा तो एक तो ये बन गया, 1 2 3 4, एक टुकड़ा ये बन जाएगा, 1 2 3 4, एक टुकड़ा आपका ये बन जाएगा। ठीक है। एक सेकंड रुकिए, 1 2 3 4 5, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी है। इसके टुकड़े बनाने में हमने मिस्टेक की है, तो एक बार वापस से बनाते हैं। तो 1 2 3 4, एक पेयर पेयर तो बच्चों यहाँ बनेगा, एक पेयर यहाँ बनेगा, और 1 2 3 4 एक पेयर यहाँ बनेगा और एक पेयर यहाँ बनेगा। अब बच्चों सबसे पहले आप देखना कि इस वाले पेयर में सेकंड नंबर ये आपके पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपके पास थर्ड है और ये फोर्थ है। सेकंड वाले में देखो बच्चों सेंटर में डबल बी नजर आ रहे हैं आपको, और फोर्थ वाले में भी देखो सेंटर में डबल बी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब मेरा दिमाग ये कहता है कि हर टुकड़े के अंदर सेंटर में डबल बी होना चाहिए। तो यदि यहां हम टुकड़ा जो फर्स्ट वाला टुकड़ा है इसमें सेंटर में डबल बी करते हैं तो इस तरीके से होगा, और थर्ड वाले टुकड़े में भी बच्चों सेंटर में डबल बी करते हैं तो इस तरीके से डबल बी हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने इतना सोचा बच्चों, तो थर्ड वाला जो टुकड़ा था मेरा ये कंप्लीट हो गया। आप देखो थर्ड वाले टुकड़े में क्या बन रहा है? ए डबल बी ए। तो यदि इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो टुकड़ा जो पहले वाला टुकड़ा है इसमें ए डबल बी ए, तो यहाँ ए आ जाएगा। और यहाँ सेकंड वाले में देखो ए डबल बी ए, तो यहाँ ए आ जाएगा। अब यहाँ फोर्थ वाले में देखना बच्चों, यहाँ हमें ए को रखना पड़ेगा तभी ये पैटर्न फॉलो हो पाएगा, ए डबल बी ए का। तो राइट आंसर बना बच्चों हमारा फर्स्ट नंबर पे तो आ रहा है बी, सेकंड पे सेकंड ब्लैंक स्पेस पर आएगा ए, थर्ड पर आएगा ए, फोर्थ पे आएगा बी, और फिर नेक्स्ट वाले पे आएगा ए। तो बी डबल ए बी ए। तो ऐसा कहां पे हो रहा है बच्चों? ऐसा हो रहा है फोर्थ नंबर यानी डी ऑप्शन में, बी डबल ए बी ए, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। इसके अंदर बच्चों आपको क्या चेक करना है मैं बता देता हूं। ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये अजम्पशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अजम्पशन का मतलब होता है कि पूर्व धारणा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाईवे पुलिस अथॉरिटी ने गति सीमा और स्वीकार्य गति से अधिक गति से गाड़ी चलाने से होने वाले नुकसान को दर्शाने वाले बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं। बच्चों अजम्पशन का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसको करने के पीछे जिसने एक्शन लिया है उसकी सोच क्या थी। यानी यहाँ पे बच्चों हाईवे पुलिस अथॉरिटी ने एक एक्शन लिया। हाईवे पुलिस अथॉरिटी ने हाईवे के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगाए हैं और वहां ये लिखा है कि यदि आप ज्यादा गति से गाड़ी चलाते हैं
जो परमिजिबल स्पीड लिमिट है उससे ज्यादा आप स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं तो उसके नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। तो बच्चों, हाईवे पुलिस अथॉरिटी के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, उन्होंने ये बोर्ड क्यों लगाए? हाईवे पुलिस अथॉरिटी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ें, देखें, समझें, ठीक है, और फिर समझने के बाद गाड़ी को अपनी कंट्रोल स्पीड में चलाएं, ताकि जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो ना हो सकें, वो कम हो पाए। तो इसलिए ये सारा एक्शन लिया गया है, इस सोच के साथ लिया गया है। तो आप देखो जरा, फर्स्ट अजम्पशन ये फॉलो करेगी या नहीं करेगी, आपको देखना होगा। बच्चों, फर्स्ट कहता है कि मोस्ट ऑफ द मोटरिस्ट मे ड्राइव देयर व्हीकल्स विद इन द स्पीड लिमिट ऑन द हाईवे। बच्चों, यही उसकी हाईवे पुलिस अथॉरिटी की यही सोच थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ें और गाड़ी को कंट्रोल स्पीड में चलाएं। तो यस, ये अजम्पशन हाईवे पुलिस अथॉरिटी के दिमाग में थी, ये बिल्कुल सही है। सेकंड कहता है कि मोटरिस्ट जनरली इग्नोर सच कॉशंस एंड ओवर स्पीड ऑन द हाईवे, यानी जो मोटर चलाने वाले, जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, ऐसी ऐसी जो नोटिस होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हाईवे पुलिस अथॉरिटी ऐसा सोच रही है कि लोग मेरे इस नोटिस बोर्ड को इग्नोर करेंगे, तो चलो अब हम तो नोटिस बोर्ड ही लगाएंगे? बताइए जरा, ऐसा सोचेंगे क्या? जब आपको पता है कि लोग इसको इग्नोर करेंगे तो फिर आपने नोटिस बोर्ड लगाई क्यों थे? बच्चों, कभी भी हाईवे पुलिस अथॉरिटी अपने एक्शन के लिए नेगेटिव नहीं सोच सकती। तो सेकंड अजम्पशन आपकी गलत है, जबकि फर्स्ट आपकी अजम्पशन बिल्कुल सही है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है और इसको आप बनाइए। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको 1 मिनट का समय दिया, जो कि जरूरत से ज्यादा समय है। तो चलिए अब इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। आपके पास 6 लोग हैं और एक लाइन में खड़े हैं। तो 6 लोग एक लाइन में खड़े हैं, तो बच्चों 6 लोगों का एक अरेंजमेंट बनाते हैं एक लाइन के अंदर। 2 3 4 5 6। अब ये फर्स्ट कहता है कि क्यू है ना, यू और एस के बीच में है। यू और एस के बीच में कौन आ रहा है? क्यू आ रहा है। तो ये हमने अभी साइड में लिख लिया, क्योंकि इस अरेंजमेंट में लाइन के अंदर कहीं भी हो सकता है, इसलिए। फिर कहता है कि टी है जो आपका पी और एस के बीच में है। तो बच्चों, टी किस किस के बीच में है? पी और एस के बीच में है। इसको भी अभी साइड में लिख लेते हैं। फिर कहता है कि पी एस और यू का पड़ोसी नहीं है, यानी एस और यू के बगल में। बच्चों बताइए जरा, क्या पी आ सकता है? क्या पी नहीं आ सकता? ये गलत है, यानी एस और यू के बगल में पी नहीं आ सकता। और आर के बगल में एस नहीं आ सकता। बच्चों, जहां आर बैठेगा उसके बगल में कौन नहीं हो सकता? उसके बगल में एस नहीं हो सकता। तो अब बैठाने की कोशिश करते हैं। यू बैठेगा बच्चों क्यू और एस के बीच में, तो एक बार के लिए यू को यहां बैठा देते हैं, तो क्यू ऑब्लिक एस आपके यहां सेट होंगे। फिर बच्चों इसने कहा कि टी आपका पी और एस के बीच में है, तो टी को यदि यहां बैठा दें तो पी और एस आपके यहां सेट होंगे, ठीक है। अब इसने बोला है कि पी आपका एस और यू के बगल में नहीं हो सकता। बच्चों, पी आपका एस और यू के बगल में, अच्छा ये यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक है, एक सेकंड रुकिए। क्यू इज बिटवीन एग्जैक्टली यू एंड एस, ये तो ठीक हो गया। ओके, यू एंड एस है, और हमने क्या लिख दिया? यू एंड एस आएगा। एक सेकंड रुकिएगा, कुछ मिस्टेक हो रही है। हिंदी में पढ़िए कि क्यू आपका यू और एस के बीच में है, ठीक है। क्यू आपका, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है ना बच्चों। ये बोल रहा है आपसे कि क्यू है ना, क्यू इज एग्जैक्टली बिटवीन यू एंड एस। क्यू आपका यू और एस के बीच में आएगा, तो ये हम इस तरीके से बैठाना होगा, है ना। ये मिस्टेक हो गई थी। अब सुनिए, क्यू आपका यू और एस के बीच में है, तो ये इस तरीके से सेट होना चाहिए, ठीक है। फिर इसने बोला है कि टी इज स्टैंडिंग बिटवीन पी एंड आर। टी आपका पी और आर के बीच में है। टी आपका पी और आर के बीच में है, तो ये भी हमने गलत ही लिख दिया। टी आपका पी और आर के बीच में है, तो इस तरीके से आएगा, ठीक है।
तो ये लीजिए टी आपका किस किस के बीच में है, पी और आर के बीच में। अब ठीक है, अब बच्चों इसने बोला है कि एस और यू के बगल में पी नहीं होगा। अब यदि हम इस जगह पर देखो, इस वाली जगह पर पी को रखें, तो यहां तो कंफर्म है ना बच्चों की यू और एस में से कोई एक बंदा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली पोजीशन पर पी तो आ ही नहीं सकता। तो यहां बच्चों फिर कौन आएगा, यहाँ पे आर को रखना पड़ेगा। यहाँ पे आर आएगा तो बच्चों देखिए जरा, यहाँ पे आर आएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा, पहली बात। अब सुनना जरा, क्यू है जो यू और एस के बीच में है। अब इसने यहाँ पे ये बोला है कि आर के बगल में एस नहीं हो सकता। यदि आर यहाँ पे कंफर्म है तो इसके बगल में एस हो सकता है क्या, नहीं बच्चों, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे यू होगा। तो यहाँ यू को लिखेंगे और यहाँ एस को लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ तो यू आएगा और यहाँ पे कौन आएगा, एस आएगा। इस प्रकार से आपका होता है कंप्लीट। लेकिन इसको यदि अपन रिवर्स ऑर्डर में बनाएं, यानी इसको पी को यहाँ लिखें, फिर पी के बाद में टी को यहाँ लिखें, आर को यहाँ लिखें, यू को यहाँ लिखें, क्यू को यहाँ लिखें और एस को यहाँ लिखें, तो बच्चों इसका ये वाला अरेंजमेंट भी सही है, यानी इसके दो अरेंजमेंट बन रहे हैं। तो अब अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। इसने फर्स्ट में कहा है कि यू इज स्टैंडिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, यू आपका किन किन के बीच में है। तो बच्चों ऊपर देखो यू आपका क्यू और आर के बीच में है, और नीचे भी देखिए यू आपका क्यू और आर के बीच में ही आ रहा है, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है कि आर इज स्टैंडिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आर किन के बीच में है। तो बच्चों आप देखो यहाँ पे आर यू और टी के बीच में है, और यहाँ भी देखो आर आपका यू और टी के बीच में है। तो यू और टी का मतलब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रकार से बच्चों हमारे टोटल थे 25 क्वेश्चंस, और 25 क्वेश्चन का जो सेट है वो यहाँ होता है कंप्लीट। आई होप बच्चों ये क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्लास को लाइक भी कीजिए। और सबसे अच्छी चीज बच्चों, आपको कमेंट तो करना ही करना है, कमेंट एक अच्छा से कमेंट करके जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।